तो पहले तो आप सबका आज के इस नए बैच में स्वागत है ना। और क्योंकि ये YouTube लाइव है तो कम से कम 30 से 40 मिनट तक मैं औपचारिक रूप से बात करूंगा आप लोगों से। और ज्यादा औपचारिक होना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को क्लास में। हम लोग अनौपचारिक शिक्षक हैं, जानते होंगे। और शिक्षक और छात्र के संबंध कैसे रहें तो ज्यादा अच्छे होते हैं अनौपचारिक। आप मुझसे खुलकर बातें कर सकें और मैं आपसे खुलकर बातें कर सकूं। पर चूंकि ज्यादा लोग देख रहे हैं और ऑनलाइन भी जा रही क्लासेस, तो पहले हम आपको इस शिक्षक भर्ती के क्लास के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की जो नई बैच प्रारंभ हो रही है उसमें आप कहीं भी पढ़ने के बदले पटेल ट्यूटोरियल को ही क्यों चुने, ये हमारा पहला एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन है। तो आप सबको पता होगा कि पटेल ट्यूटोरियल्स को पटेल सर ने स्थापित किया। फिर मैं, तिवारी सर, अभिजीत सर, दीक्षित सर, राव सर, सभी उनके साथ जुड़े। और हम लोग डायरेक्टर तो हैं, लेकिन डायरेक्टर से ज्यादा टीचर हैं। जो मैं अपना परिचय देने में मुझको अच्छा लगता है। और ये बात मुझ पर लागू नहीं होती, सभी सदस्यों पर लागू होती है। पटेल सर ने कभी कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बावजूद छोड़ दिया। और मैं जॉब करता था, बाकी सर लोग भी, अभिजीत सर, दीक्षित सर जॉब में थे, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पढ़ाना हम सबका जुनून था। पढ़ाने में ही क्या होता है, आनंद का एहसास होता है। मतलब डायरेक्टरशिप करने से ज्यादा अच्छा हमको क्या लगता है, टीचरशिप करना। और सभी हम लोग अपनी संस्थान में अलग अलग विषयों में अपनी पकड़ भी रखते हैं और साथ ही साथ कॉमन भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो भी पीएससी का सिलेबस होता है, यूपीएससी का सिलेबस होता है, उसमें जीएस में हमको सब कुछ को कॉमन तरीके से पढ़ना रहता है। औपचारिक रूप से फिर भी बता दूं, पटेल सर छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सभी जानते होंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी उनके बहुत अच्छे कमांड में है। लोक प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और भी कई विषय पढ़ा सकते हैं। मैं आपको यहाँ अक्सर हिंदी पढ़ाते हुए मिलूंगा, दर्शन शास्त्र पढ़ाते मिलूंगा, समाज शास्त्र पढ़ाते मिलूंगा, इंडियन हिस्ट्री के भी बहुत सी क्लास लेता हूँ। धर्म दर्शन वाला सेक्शन भी मैं कवर कराते रहता हूँ, बहुत से विषय पढ़ाता हूँ। अभिजीत सर आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाते हुए हमेशा प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस में मिलेंगे। दीक्षित सर आपको पेपर 7 पढ़ाते हैं, संविधान पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, पर्यावरण पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट में उनकी भी पकड़ है। राव सर यहाँ का वित्तीय प्रबंधन, मैनेजमेंट देखते हैं। सेकंड, इसके बाद हमारे साथ टीचर्स की भी एक बहुत बड़ी टीम वर्क करती है। और टीचर्स की इस टीम के बारे में भी आपको मैं पहले बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको सीधे कहां पर ले जाऊंगा, सिलेबस पर ले जाऊंगा। तो टीचर्स की टीम शायद पाठ्यक्रम के बाद दी गई है, फिर भी हम लोग पाठ्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। पहले संस्थान का क्या होना जरूरी है, परिचय मिलना जरूरी है। हम लोगों की टीम इसमें कहीं पर दिख रही है, देखिए यदि आईटी वाले मदद कर सके तो। बाकी टीचर्स का जिसमें इंट्रोडक्शन है ये अटकेगा ज्यादा यूज करने के बाद। चलिए, इस पीपीटी में नहीं दिख रहा है तो मेरे तो दिमाग में सब कुछ है, मैं आपको सारे शिक्षकों के बारे में भी बता रहा हूँ, है ना। मेरा पहला कर्तव्य है कि आप किन से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये आपको स्पष्ट पता रहे। तो मैं अगला इंट्रोडक्शन आपको टीचर्स का देना प्रारंभ करूंगा, जो हमारे साथ काम और करते हैं, जो भी अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाले हैं, और आपके इस बैच में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे आपके साथ सौरभ चटर्जी सर रहेंगे। सौरभ चटर्जी सर आपको मैथ्स और रीजनिंग, साथ ही कंप्यूटर पढ़ाएंगे। अभिजीत सर मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हैं, और उनके साथ साथ संस्थान में सौरभ चटर्जी सर और भी मैथ्स के शिक्षकों की एक पूरी टीम काम करती है। तो आपकी बैच के मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी किसको दी जा रही है? सौरभ सर को दी जा रही है। और कंप्यूटर की भी क्लासेस जो संस्थान से परिचित हैं, सर की देखते होंगे, वो जानते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का सेक्शन
उत्कर्ष सर को दिया जाएगा, मतलब जीएस सामान्य अध्ययन में। जीएस सामान्य अध्ययन के अन्य सेक्शन में आपके साथ आकाश सर रहेंगे। जीएस सामान्य के सेक्शन के साथ साथ जो आपको पर्यावरण वाला सेक्शन पढ़ाया जाता है, तो पर्यावरण वाले सेक्शन में आपके साथ मिथिलेश सर रहेंगे। मिथिलेश सर आपको पर्यावरण भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, जीएस के बहुत सारे सेक्शन और मजबूत करेंगे। इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ाने के लिए एक और अभिजीत सर हैं, वो आपको इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाएंगे। हिंदी सामान्य तौर पर लोग मुझसे पढ़ते हैं, मुझको जानते हैं, पर अभी लगातार मेरे साथ हेम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। उनके पढ़ाने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी और मैं भी आपके साथ हिंदी में निरंतर मौजूद रहूंगा। साथ ही साथ अन्य विषयों की जो पेडागोजी होती है, जिसको लेकर के आपके मन में अक्सर तनाव रहता है कि पेडागोजी को कैसे करेंगे, तो जो 2 सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा जो 2 सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी, उन दोनों सब्जेक्ट को मैं अपने कंट्रोल में रख करके आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट को? हाँ बिल्कुल, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आप उसमें शिक्षा मनोविज्ञान वगैरह पढ़ते हैं, ये सबको मैं खुद अपने किस में ले रहा हूँ, पढ़ाने के सेक्शन में। क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है ना। आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, उससे ज्यादा साल तो पढ़ाते बीत गए हैं, और 1996 में मैं बीएड किया हुआ हूँ, एमएससी और बीएड, है ना। फिर बाद में सीजीपीएससी और यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया, तो मेरे साथ हिस्ट्री, हिंदी जैसे और सब्जेक्ट जुड़ते गए। और बीएड के लिए या इन सेक्शन के लिए हमने और भी बहुत से टीचर्स की मदद ली है कई बार संस्थानों में, लेकिन टीचर्स और किनके बीच में क्या नहीं हो पाता, बेहतर तालमेल कई बार विद्यार्थियों के बीच में। तो मुझको लग रहा है कि ये सारे सब्जेक्ट को आपके साथ मैं ही डील करूं और आपकी राय सर्वोपरि रहेगी। तो पाठ्यक्रम क्या होगा, चर्चा करें। इसके पहले देखिए, जो पहला सेक्शन है इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जैसे वर्ग 3 में जाएंगे, लगभग यही सिलेबस किसमें है, वर्ग 2 में भी है। तो जो पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, वो 30 अंक का हो जाता है, हिंदी 25 का हो जाता है, सामान्य ये वर्ग 2 का होगा। जैसे तो सामान्य अंग्रेजी 25, गणित और विज्ञान 30, सामाजिक अध्ययन 20, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 और सामान्य ज्ञान 10। इसमें पर्यावरण जुड़ जाएगा 3 में जाएंगे तो। नंबर 5-6 आगे पीछे होंगे। 3 सेक्शन आपको दिमाग में मेन बैठाने हैं। कौन कौन से 3 सेक्शन बैठाने हैं परीक्षा क्रैक करने के लिए? एक तो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र बनना चाहिए, सेकंड में आपका क्या बनना चाहिए, हिंदी बनना चाहिए, थर्ड में फिर यदि आपकी गणित और रीजनिंग में पर्याप्त है, गणित है यहाँ पर, गणित में पर्याप्त आपकी पकड़ है, तो गणित बनना चाहिए। ये सिलेबस का एक सामान्य सी जानकारी हुई। तो बच्चा जीएस के भी बहुत सारे पोर्शन खुद तैयार करते रहता है, नहीं भी कर रहा है तो उसके अंक चूंकि कम है, पर पढ़ाया आपको वो भी जाएगा। सहायक शिक्षक में क्या हो रहा है देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में 30, सामान्य हिंदी में 25, सामान्य अंग्रेजी में 25, गणित में 30, फिर पर्यावरण अध्ययन जुड़ जाता है 20 अंकों का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। तो यदि आप इसको अंकों की तुलना से देखेंगे तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, ये पर्यावरण, ये ज्यादा अंक के हैं। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 10-10 अंक के हैं आपके लिए। लेकिन हमको पढ़ाना है तो हम पूरी क्लास की व्यवस्था करके रखे हैं, मतलब आप यदि पूरा सिलेबस पढ़ना चाहेंगे तो पूरा सिलेबस अवेलेबल है। 3 लेक्चर होंगे या 2 लेक्चर होंगे, सामान्य तौर पे 3 लेक्चर किया जाएगा या 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे कल मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो पहला लेक्चर आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से स्टार्ट करूंगा, फिर दूसरा लेक्चर में कौन सा स्टार्ट कर दूंगा आपका 45 से 50 मिनट के बाद हिंदी पर लेक्चर आपका स्टार्ट कर दूंगा, फिर तीसरा लेक्चर आपका जीएस सेक्शन से रहेगा। ये सेक्शन लंबा चलते जाएगा। कौन सा सेक्शन? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके साथ में हिंदी, गणित, ये धीरे धीरे एक के बाद एक समाप्त होते जाएंगे ताकि आपका कंट्रोल कमांड सब पे बढ़ते जाए। कुछ लोगों के मन में दुविधा रहती है कि हमको केवल जीएस और बाकी चीजें पढ़ चुके हैं, हमको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं कि आप केवल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी पढ़ सकते हैं और संपूर्ण कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए संस्थान की ओर से किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं है, निर्णय आपका है। सजेशन के रूप में मुझसे पूछेंगे
तो सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। जो पहले पढ़ चुका है उसको रिवीजन करते बनेगा। एक एक बात आ रही है। फिर देखिए, अब पढ़ने की जो टेक्निक है, सिलेबस तो आप देख ही लेंगे, पढ़ने की टेक्निक है, मैं आपको थोड़ी देर में प्रश्न दिखाऊंगा पाठ्यक्रम दिखा करके। पढ़ने की टेक्निक में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जैसा सिलेबस में लिखा गया है वैसा टू द पॉइंट वन लाइनर फैक्ट जैसा प्रश्न नहीं आता। 2019 के आसपास के जो प्रश्न थे वो थोड़े सरल भी होते थे। अब सारे के सारे प्रश्न कैसे हो जाते हैं, पूरी तरह से एनालिसिस वाले हो जाते हैं। और एनालिसिस वाले प्रश्नों को समझने के लिए आप वन लाइन टू द लाइन यदि सिलेबस कवर करेंगे तो पर्याप्त नहीं होता। पहला काम क्या रहेगा, आपको एनालिसिस कराना। 15 से 20 दिन, 10 दिन, 12 दिन मुझको आपको विषय की समझ बनाने में लगेगी। फिर उसके बाद लाइन टू लाइन जैसे सबको ही पढ़ाते रहते हैं, ये लाइन ये लिखा है बाल विकास, तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था पढ़ा दिए, वैसा बाद में करूंगा। कारण क्या है देखिए, समझ क्यों जरूरी है ऑब्जेक्टिव इस पैटर्न में बनाने के लिए। पहला समझ क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसकी शब्दावली को ठीक से नहीं पढ़ पाए रहते। कितने लोग बीएड हैं यहाँ पर, वो मेरी मदद करने का प्रयास करेंगे और इससे उनके मन में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हमको और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे हमको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है, एक एक करके मैं कुछ कुछ मुद्दों को समझाते जाऊंगा। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है, पहले साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है। या शिक्षा मनोविज्ञान हमको पढ़ना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान हम एकदम जल्दी से पढ़ लेंगे, सिलेबस कम है। पर शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए पहले हमको किसको समझना जरूरी है, मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। तो आप में से जितने लोगों ने बीएड किया है, कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान शब्द आपने सुना होगा। तो शुरुआत हम चर्चा की करते हैं आज के सेमिनार की। साइकोलॉजी शब्द का आप किस तरीके से अर्थ बताएंगे, दोनों शब्दों को तोड़ दीजिए। कौन कौन से दो शब्दों को तोड़िए, साइको और लोगस, ऐसा तोड़ते होंगे ना। तो क्या होता है, कितने लोग इसका अर्थ बता सकते हैं, हाथ उठाइए। यूट्यूब में भी जो लाइव देख रहे हैं टाइप कर सकते हैं। साइको का मीनिंग, लोगस मतलब, देखिए वो फिलॉसफी का अर्थ है। फिलॉस यानी, मैं आपको फिलॉसफी की क्लास में बताता हूं। फिलॉस मतलब क्या होता है, लव, प्रेम। और सोफिया मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम, ये दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है। और किसी को साइकोलॉजी में शब्दों को तोड़कर अर्थ बताते बनेगा। तो देखिए हमारी नींव कहां पर से कमजोर हो जाती है। हम साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी टू द पॉइंट पढ़ना चाहेंगे, नंबर आ जाए चाहेंगे, हमको साइकोलॉजी शब्द का सही अर्थ पता नहीं रहता। चश्मा बोलोगी, बोलो बोलो, तुम बोलो, ऐसा मन में मत रहे। जो सही अर्थ बताएगा, गलती से हिचकना नहीं है। अब हम अनौपचारिक की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा फॉर्मेलिटी मुझसे हो नहीं सकती, अनौपचारिक की तरफ जा रहे हैं। किसी को पता है, देखो यही अर्थ पहले आता है। साइको में, साइको का अर्थ आदमी लेता है मन, और लोगस का अर्थ लेता है ज्ञान या अध्ययन। लेकिन जब आप साइको के सही अर्थ को जाएंगे, रूट वर्ड पे जाएंगे, सही क्या वही अर्थ ही है, तो साइको का अर्थ होता है, साइका शब्द जो है वो आत्मा का अर्थ है, मन का अर्थ नहीं है। और जो साइकोलॉजी थी वो शुरू कैसे हुआ था, साइकोलॉजी सब्जेक्ट, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा के बारे में पढ़ा कहां पर जाता है, आत्मा के बारे में हमेशा पढ़ा जाता है दर्शन शास्त्र में। तो साइकोलॉजी का जब जन्म हुआ था तो वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में सामने आई थी, क्योंकि वो आत्मा के अध्ययन का एक विज्ञान था। लेकिन आत्मा के अध्ययन के विज्ञान से वो अपना रूप बदल करके कहां पहुंची, मन के अध्ययन के विज्ञान में पहुंची। और मन के अध्ययन के विज्ञान से वो अपना रूप बदल करके फिर कहां पहुंच गई, वो पहुंच गई व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान में। अब तो उसका क्षेत्र क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। वो सोल से रिलेट करती थी। सोल के बाद जब उसका जन्म हुआ, जिस समय उसको हमने समझना शुरू किया साइकोलॉजी को, तो आत्मा से संबंध रख रही थी। और आत्मा से संबंध रखने के बाद वो कहां पर चली गई, माइंड पर चली गई। और माइंड के बाद अब कहां पर चली गई है, बिहेवियर पर चली गई है। पर केवल बिहेवियर के अध्ययन तक वो सीमित नहीं रहा, उसका अलग अलग ब्रांच बनते गया। तो जब आप उसके सब ब्रांच को समझ लोगे
तब आपको समझ में आएगा कि जीन प्याजे क्या कहता है, तब आपको समझ में आएगा कि कोहलर क्या कहता है, तब आपको समझ में आएगा कि थार्नडाइक क्या चाहते थे, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रायड क्या कहता है। क्यों? और सबसे बड़ी बात क्या रहती है इस तरह से मेरे डिस्कस करने की आज पहले दिन में, हम उसके आगे की भी शब्दावली को नहीं समझ सकते। जैसे हम मनोविज्ञान की अलग अलग संप्रदायों पर चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे संप्रदाय हैं। आवाज बंद करो ना, मैं खुद सुनूंगा तो मुझको दिक्कत होगी। हरीश, ये इसका वॉल्यूम बंद करो ना, वॉल्यूम वॉल्यूम बंद करना, इसके वॉल्यूम को बंद करना। मैं सुन रहा हूं ना तो मुझको दिक्कत हो रही है। अब देखिए, जब हम मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करेंगे तो क्लासिकल यानी शुरू में मनोविज्ञान के कौन कौन से दो संप्रदाय आए? एक रहा स्ट्रक्चरल और एक रहा फंक्शनल, संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक मनोविज्ञान और कौन सा मनोविज्ञान? कार्यात्मक मनोविज्ञान। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? आपसे ज्यादा मैं पढ़ लिया हूं, पहले भी पढ़ा था और फिर रिकॉल किया हूं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक? क्योंकि जब आप कोहलर पर जाओगे तो कोहलर कौन से ब्रांच से है मनोविज्ञान के? वो गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी तक जाएं, इसके पहले पहली गेंद, ओवर की पहली गेंद जो आ रही है उसमें पहला ही शब्द आएगा मनोविज्ञान की दो शाखाएं। कौन कौन सी दो? मतलब शाखाएं भी नहीं, दो संप्रदाय। कल हम जब नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो शाखा और संप्रदाय का आप अंतर भी समझोगे। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय क्या था? संरचनात्मक, और दूसरा था कार्यात्मक। तो किताब में एक से एक परिभाषा लिख देगा। अब संरचनात्मक और कार्यात्मक में अंतर कैसे समझोगे? कौन बता सकता है? फिर से बीएड वाले लोग, मजा आता है ना, बीएड में तो डिस्कस के थ्रू ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा भी हिंट करो। हम तो सुनने आए हैं सर, आप हमसे पूछ रहे हो, हम जा रहे हैं बोलोगे। अच्छा, कितने लोग मेरे 3-4 शार्ट्स को देखे थे जो मैं उनके ऊपर बना रहा था? क्या नाम है, सिगमंड फ्रायड वगैरह? कोई देखा है इसमें से? कितने लोग देखे? 1-2 लोग, बाकी लोग अपने मन से ही आए हैं। तो देखो ध्यान से, एक तो होता है स्ट्रक्चर, जैसे मैं सामने खड़ा हूं, आप मेरे हाथ पैर आंख कान नाक को देख रहे हैं, ये मेरा क्या है? एक स्ट्रक्चर है। और एक होता है कार्य, मैं कैसे फंक्शन कर रहा हूं, ये मेरा कार्य है। इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, शब्द ही अपने आप में सब कुछ को क्या कर दे रहा है? बता दे रहा है। मैं भी खड़ा हूं और मैं अपने बाजू में खड़े कर लेता हूं इनको, आइए, आ जाइए, आइए जल्दी, आइए जल्दी। इनको लगेगा मैं क्लास में था, मेरे सर ले आए। इनके और मेरी स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। स्ट्रक्चर की दृष्टि से हम दोनों क्या है? लगभग समान, बैठिए। लेकिन फंक्शन की दृष्टि से हम दोनों अलग हैं। मैं कुछ और काम कर रहा हूं, ये कुछ और काम कर रहे हैं। इनके काम को मैं नहीं कर सकता, मेरे काम को ये नहीं कर सकते। ये व्यवहारिक रूप से समझना है। किताब का नोट्स तो बनवाएंगे, नोट्स दिमाग में तब छपता है जब आप बैठो ना भाई, जब आप प्रैक्टिकल में अनुभव करो। एक शेर का स्ट्रक्चर, एक तेंदुए का स्ट्रक्चर, तेंदुआ जानते होगे ना, ये दोनों का स्ट्रक्चर मिल रहा है। कोई भी बिल्ली, इनको बिग बिग कैट फैमिली बोलते हैं, यदि आप बायो में सुनते होगे तो। ये बिल्ली वाले स्ट्रक्चर के जीव हैं, ठीक। जैसा शेर का स्ट्रक्चर है, उससे ज्यादा बड़ा भारी भरकम स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? गेंडे का है। उससे और बड़ा स्ट्रक्चर वाला कौन हो गया? हाथी हो गया। और दोनों के बीच का स्ट्रक्चर वाला, लेकिन शेर से तो बड़ा ही है, भैंसा भी हो गया। तो स्ट्रक्चर में शेर पीछे है उनसे, सोचोगे तो। पर जंगल का राजा शेर ही क्यों कहलाता है? गेंडा को क्यों नहीं बोले? क्यों? इलेक्शन हुआ था जंगल में, शेर उसमें जीता था चुनाव प्रचार करके, क्यों कहलाया? अपने फंक्शन के कारण। फंक्शन का पावर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पावर में, शक्ति में नापोगे तो हार्स पावर सुने होगे, घोड़े की शक्ति ज्यादा है, शाकाहारी है वो। फिर भी राजा शेर क्यों है? क्योंकि शेर के अंदर डेयर है, उसके फंक्शन करने का तरीका अलग है, उसके अंदर निर्भयता है और उसके अंदर साहस है। दोनों शब्दों का अलग अलग महत्व है। निर्भयता का मतलब वो किसी से डरेगा नहीं, और साहस का मतलब वो किसी के ऊपर भी आक्रमण करने में पीछे नहीं हटेगा, और जब चलेगा तो डॉन की तरह चलेगा। और बाकी लोग उसके चलने से डर जाएंगे, वो किसी से डरेगा नहीं।
तो स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये एक उदाहरण सुनते ही आपके दिमाग में क्या हो गया, बैठ गया कि स्ट्रक्चर एक अलग चीज होती है और फंक्शन एक अलग चीज होती है, पर दोनों का आपस में क्या है, कहीं न कहीं से कनेक्शन है। दोनों के बिना हम अधूरे। दर्शन की दुनिया में इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं, जैसे मेरा शरीर, मन तो दिखता नहीं, साइकोलॉजी यानी मन का विज्ञान, मन तो दिखता नहीं, इसको चाहो तो कॉपी में नोट कर लेना। जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है कहा जाता है, उसका वास्तविक मतलब क्या होता है, अच्छे से कॉपी में और अच्छे से दिमाग में बैठा लिए। एक कमजोर शरीर है लेकिन मन शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली मन क्या करता है, एक कमजोर शरीर को चला लेता है। आदमी बूढ़ा हो चुका है, आदमी बीमार है, लेकिन इसके बावजूद यदि उसकी आत्मबल अधिक है, यानी उसके मन के अंदर ताकत है, तो जूझते रहता है। और यदि मन हार गया तो एक कमजोर मन एक शक्तिशाली शरीर को नहीं चला पाता। एक 20 साल का 30 साल का युवा, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया, कई कारण है डिप्रेशन में जाने के, तो 30 साल का एकदम यंग व्यक्ति बैठे रह जाता है, सुसाइड कर लेता है। हाँ, पर जीवन चलेगा दोनों से, तन भी अच्छा चाहिए और मन भी अच्छा चाहिए। तो मेरे ख्याल से बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको शरीर भी क्यों पढ़ाया जाता है और मन भी क्यों पढ़ाया जाता है, अब आप समझ रहे होंगे। यदि आप केवल तन पर ध्यान देंगे, आप बॉडी बिल्डर बन गए, आपका मन क्या हो गया, कमजोर हो गया, आप वर्क नहीं कर पाएंगे ठीक से। आप मन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, आप दार्शनिक बन गए, लेकिन आप बीमार हैं, बहुत शक्तिशाली मन है, चल ही नहीं पा रहे हैं, तो बैठ के काम करेगा, वो फंक्शन तो नहीं कर पाएगा ना, वो जैसे किसको फंक्शन करना रहता है, आपके शरीर को। तो इसलिए संस्कृत में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि ये शरीर ही हमारा सब कुछ करने का साधन है। तो इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी में अपन चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, वृद्धि भी पढ़ेंगे, विकास भी पढ़ेंगे, और साइकोलॉजी की दुनिया में जब हम प्रवेश करेंगे तो साइकोलॉजी की दुनिया से ही क्या चीज जुड़ जाएगा, फिर साइकोलॉजी की दुनिया से ही दो चीजें जुड़ जाएंगी। कौन कौन सी दो चीजें जुड़ जाएंगी, एक जुड़ जाएगा शिक्षण और एक जुड़ जाएगा अधिगम। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। और जब भी आप प्रश्न लेकर के चलोगे तो आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे शिक्षण क्या है, कोई बताएगा यहां पर, कोई भी? तो आपको मैं इतनी किताबें दिखा के डराना नहीं चाहता जो मेरे हाथ में हैं। इन किताबों को आपके लिए मैं पढ़ूंगा, ठीक 7 से 8 दिन 10 दिन आपको क्या लगेगा, सब्जेक्ट को समझने में लगेगा। फिर उसके बाद कितना दिन, छोड़ो अभी शिक्षण क्या है आपको नहीं बताऊंगा, पहले ही दिन है। 10 से 15 दिन आपको कॉन्सेप्ट को समझने और नोट्स बनाने में लगेगा। वहां पर आपको मैं सिलेबस फॉलो करते नजर नहीं आऊंगा। और जैसे ही हम कॉन्सेप्ट में जीत जाएंगे, फिर उसके बाद सिलेबस तो कोई भी, क्या होता है आज की डेट में, जैसा जैसा लाइन से लिखा लिखा है वह, हाँ ये देखिए, बाकी टीम का भी मैं एक बार दोबारा परिचय करा देता हूं, अवर टीम करके, फिर मैं सब्जेक्ट पे फिर से दोबारा आ जाऊंगा। तो जो आपको मेरे साथ साथ पढ़ाएंगे, ये सभी कम से कम 10 साल का अध्यापन अनुभव तो ये भी रख रहे हैं, और हर कोई कमिटेड है, और जो जिस विषय को पढ़ाने के लिए कमिटेड है वो उस विषय को कंप्लीट करेगा। आपको मुझसे कुछ भी डिस्कस करना है, मैं आपको 2 से 3 चीजों का वादा कर रहा हूं। मैं आपका कौन सा सब्जेक्ट पूरा करूंगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो भी बोलो आप, पेडागोजी, इस तरह की सब्जेक्ट के लिए। दूसरे में हिंदी के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, मैं और हेम सर, ये पूरा मेरी कमी पूरा कर दे रहे हैं, कोचिंग में अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये आपको हिंदी पढ़ाएंगे। कुछ भी दिक्कत होगी, जैसे इस वीक नहीं है, 2 सब्जेक्ट एक साथ चलना है बोलेंगे आप, तो मैं आपको पहला लेक्चर चाइल्ड साइकोलॉजी का देने के बाद अभी हम अनौपचारिक बात शुरू करेंगे। दूसरा लेक्चर कल से किसका स्टार्ट कर दूंगा, हिंदी का, ताकि आपका 30-30-2 60 नंबर या 30 और 25-55 नंबर कवर होने लगे। आपको गणित में कोई तकलीफ नहीं होगी, पीएससी के कई बैच को पढ़ा चुके हैं, कौन तकलीफ नहीं होने देंगे, सौरभ सर। और कंप्यूटर में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट हैं, तो कंप्यूटर को भी एकदम सहज सरल भाषा से आपको कौन पढ़ा करके देंगे, सौरभ सर देंगे। उत्कर्ष सर आपको भूगोल और सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे, पहले भी बता चुका हूं।
विज्ञान और पर्यावरण आपको कौन पढ़ाएंगे? मिथिलेश शर्मा सर। और ये सब अपने अपने सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं और ओवरऑल कोर्स को पूरा करने के लिए इस बार मैं सामने खड़े होकर जिम्मेदारी ले रहा हूं कि कोई भी दिक्कत होगी तो आपका सारा कुछ हम क्लियर करके भेजेंगे। इसके बाद देखिए, इनके बाद आकाश सर हैं जो सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन का पूरा पोर्शन लेंगे। सामान्य अंग्रेजी उसकी पेडागाजी आपको अभिजीत सिंह सर पढ़ाएंगे और हेम सर के बारे में आपको बता चुका, वो आपको सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे। तो ये टीम आपके लिए बनाई गई है और इस टीम को एक रिस्पांसिबिलिटी दी गई है इस तरह की चीजों को पढ़ाने की, और आपको आपके साथ एकदम स्पष्ट रहे कि कहीं से कोई समस्या मत आए। सेकंड पॉइंट लिखा गया है फीस क्या होगा, तो मेरे ख्याल से उसको काउंटर पे पूछना ज्यादा अच्छा रहता है, फिर भी लिख दिए हैं तो इसको भी सुन लीजिए। क्या 9,999 ऐसा कुछ फीस रखा गया है? एक पोर्शन पढ़ोगे तो 5,000, दोनों पढ़ोगे तो 9,999। ठीक, तो ये आपको फीस भी क्लियर है। तैयारी कैसे करें, तो ये तो तैयारी हम लोग कराएंगे और आप पढ़ेंगे। अब आ जाइए शारीरिक शिक्षक, ये हम सिलेबस पे आते हैं। किसके सिलेबस पे आते हैं? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सिलेबस पे। रुकना भाई, अब इसको मैं एक बार और आपको आज समझा देता हूं। पहला दिन है और आप ये याद रखिएगा। आप, अरे यार इतना डांस क्यों कर रहे हैं? ये क्या है भाई? तुम चेंज करो ना। देखिए, मेरे अनुसार तो क्या करना चाहिए सिलेबस को, मेरी राय लेंगे तो कितने लोग पास सिलेबस है और कितने लोगों ने उसको अपनी राइटिंग में लिखा है कॉपी में? पहले तो सिलेबस को हमको लिखना चाहिए, चाहे मेंस का सिलेबस हो, पीएससी का, खासकर मेंस का सिलेबस मैं लिखाता हूं पूरा। तो आपको चाहे रोना है, चाहे गाना है, चाहे ये यूट्यूब लाइव रहेगी तो लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन मैं पहले सिलेबस को लिखाऊंगा। लोगों को लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, होना चाहिए। क्यों? जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक चीजें आपको आत्मसात नहीं होती हैं, खासकर सिलेबस और से कहा बस। और उसके बाद सेकंड चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है क्वेश्चन पेपर। ये दो चीज जब आपके सामने आईने की तरह क्लियर रहते हैं कि ये क्वेश्चन आया है, इस सेक्शन से आया है, इस टेक्निक से पूछा है, इसलिए पूछा है क्योंकि यहां पर इसको लिखा गया है, तब आप क्या बनते हैं? एक सफल तैयारी करने वाले। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सिलेबस लिख के लाएंगे। नहीं लिख के लाएंगे तो कल मैं आपका क्या करूंगा? टाइम वेस्ट करूंगा। वेस्ट नहीं करूंगा, सदुपयोग करना सिखाऊंगा, बोल बोल के आपको सिलेबस में लिखाऊंगा। अभी सुना रहा हूं बोल बोल के। पहले नंबर पर है बच्चे का विकास। तो सबसे पहले में क्या लिखा है बच्चे के विकास में? विकास की अवधारणा और उसका सीखने से संबंध। तो विकास की अवधारणा, तो पहले आपको इसके इस हिस्से में दो शब्दों का बेसिक डिफरेंस हमेशा के लिए बैठेगा। एक वृद्धि क्या होती है, बैठ जाओ ना, नाम अब बात सुनना मित्र, अब नाम मत लिख, उनको बैठने दे। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, या पहले अंतर करेंगे तब फिर आप ये क्योंकि लिखा है विकास नहीं लिखा है, विकास की अवधारणा लिख रहे, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। सिलेबस ही बोल रहा है कि आपको विकास नहीं, विकास की अवधारणा समझना है। ठीक, और जब आप विकास की सही अवधारणा समझेंगे तो इसी सिलेबस में कहीं पर आप देखोगे शारीरिक विकास आएगा, मानसिक विकास आएगा, संवेगात्मक विकास आएगा। तो आप शारीरिक विकास को समझोगे वहां तक तो ठीक है, मानसिक को समझोगे वहां तक भी ठीक है, संवेगात्मक विकास को आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आपको संवेग का अर्थ पता ना हो। और संवेग को पढ़ने के लिए भी उसके पहले आपको मूल प्रवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए। मूल प्रवृत्ति, संवेग और प्रेरणा तीनों आपस में क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट करते हैं। कोई भी बच्चा मूल प्रवृत्ति शब्द को आज से पहले सुना है कि नहीं? इतने बस में हाथ उठाओ जितने लोग बैठे हो। मूल प्रवृत्ति सुने होगे बीएड में। यदि हम मूल प्रवृत्ति नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब सेकंड प्रश्न आता है, यदि आपने मूल प्रवृत्ति शब्द सुन लिया है तो किसी को पता है क्या मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैकडूगल। तो सोचिए आपका बेसिक लेवल गड़बड़ है। मतलब मैं डेमो नहीं दे रहा हूं, हिंदी की क्लास में भी वही करूंगा, भी मैं हिंदी भी आपको लूंगा, हिंदी की क्लास में भी मैं आपका डेमो लूंगा। डेमो लेने का मतलब
मुझको अपने पढ़ाने के टेक्निक को कैसे रखना है, वहां से शुरू करना है कि बीच से कि नीचे से, ये डेमो लेना कहलाता है। आप मेरा डेमो नहीं लोगे, मेरी तो उम्र चली गई, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी उतना उम्र क्या हो गया मेरा, पढ़ाते हुए निकल गया। मैं ये तय करता हूं डेमो वाले क्लास में कि मुझको शुरू कहां से करना है। और आप बड़े हो चुके हैं तो बहस ज्यादा होती है, छोटा बच्चा कभी बहस नहीं करता। छोटे बच्चे को जब क्लास 1 क्लास 2 नर्सरी में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 सर रटवाते हैं बार बार मैडम लोग, तो कभी वो तर्क नहीं करता, क्या इसके बाद मेरा इसी से 12वीं का गणित बनेगा, इसका 12वीं गणित से कोई संबंध है क्या, वो चुप रहता है, रटते रहता है, बच्चा है। लेकिन आज आपको यदि मैं टेबल रटवाने लगूं, और निश्चित रूप से आपका टेबल कमजोर है, यदि मैं आपको 19 5 जा बोलूंगा तो कई लोग चुप हो जाएंगे, 17 8 जा बोलूंगा तो चुप हो जाओगे। पर गणित को फास्ट होने के लिए टेबल रटना जरूरी है। गणित के टीचर क्या टेक्निक अपनाएंगे वो जाने, पर जैसे आपको छोटी कक्षा में टेबल पढ़ाया जाता है तभी तो आप 10वीं का गणित क्या कर पाते हो, बना पाते हो, 12वीं का गणित बना पाते हो। वैसे ही क्या होगा, मैं आपको चेक कर रहा हूं, आपको अभी संवेग शब्द का सही अर्थ नहीं मालूम, आपको अभी मूल प्रवृत्ति का सही अर्थ नहीं मालूम, तो आप इसका यहां पर प्रयोग हो जाएगा तो कैसे सीखोगे। तो इसीलिए मैं फिर आपको क्या करूंगा, कल बताऊंगा कि मैकडूगल ने क्या बताई है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। आपके हमारे अंदर है, मूल प्रवृत्तियों के बिना कोई इंसान पैदा ही नहीं हो सकता। कैसे पैदा नहीं हो सकता, आपके अंदर भय है, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर काम प्रवृत्ति है, क्या आपके अंदर प्यास है, सब है। आपके अंदर युयुत्सा है, लड़ने की प्रवृत्ति, झगड़ा करने की प्रवृत्ति। या तो आप भगवान हो तो आपके अंदर सब कंट्रोल में है, तो या तो आप इंसान हो तो आप चैलेंज नहीं कर सकते दुनिया में कि मेरे अंदर ये वाला गुण या दुर्गुण नहीं है, दोनों रहेगा, अच्छाई भी रहेगी और बुराई भी रहेगी। तो कैसे करेगी शिक्षा फिर। चलिए पहला प्रश्न शुरू हो रहा है, ये बच्चे का विकास की अवधारणा और सीखने के संबंध में, वहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे अंदर तो क्रोध भी है, तो बच्चे के अंदर भी है, हमारे अंदर वासना है, बच्चे के अंदर भी रहेगी, जैसे जैसे वो बड़ा होगा किशोरावस्था में बढ़ जाएगा। हमारे अंदर घृणा है, बच्चे के अंदर भी रहेगा, हमारे अंदर प्रेम है, बच्चे के अंदर भी रहेगा। तो अच्छी प्रवृत्तियां तो खैर बढ़ाई जाएगी, बुरी प्रवृत्तियों के लिए क्या करना चाहिए बच्चे के साथ, शब्द आएगा, शब्द किसी के दिमाग में आ रहा है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार को दूर करने का सही उपाय क्या है, ऑब्जेक्टिव में देखना आएगा। तो हम मूल प्रवृत्तियों को खत्म नहीं कर सकते, दमन हो ही नहीं सकता, उसका मार्गांतीकरण, शोधन, प्रक्षेपण, इस तरह की बातें आएंगी। यानी किसी के जैसे मेरे अब इसको मैं अपने उदाहरण से समझाऊंगा, ताकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं जो समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकल उदाहरण से, तभी पेपर निकलेगा। जैसे मेरे अंदर बेहद क्रोध था, एक स्कूल है मेरे अंदर अंडर में, अभी भी है, उसको बहुत से पार्टनर चलाते थे, फिर इतना लड़े कि उस स्कूल को बीच में छोड़ के भाग गए। तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लड़ रहा था मेरे अंदर, उसको लेकर के बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, ऐसा लगता था कि मैं जाके उसको मार दूं, और उसको मार नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा विवेक जिंदा था। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं घर में अपने बच्चों को मार दिया, एक दिन दो एक झापड़, उन लोग कुछ बात को लेके आए, उस समय छोटे थे। फिर मेरे अंदर चिंतन शुरू हुआ, ये तो क्रोध से मैं क्या करने लगा, हारने लगा, तो मैं क्या रास्ता अपनाऊं। तो मैंने उसका मार्गांतीकरण किया। कैसे किया, मैं उससे क्या लड़ूंगा, मैं जो स्कूल को छोड़ के भागा है, दूसरा स्कूल चला रहा है, उससे बेस्ट मैं इस स्कूल को बना दूंगा। तो जितना क्रोध था वो कहां लग गया, वर्क में लग गया। तो क्या मैंने क्रोध को छोड़ा, नहीं, तो मैंने क्रोध को किस में बदल दिया, छोटे लेवल, बड़े लेवल पे किसी की मृत्यु हो गई। अब अलग अलग स्तर पे सबके अंदर दुख की भावना रहती है, कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है, कोई कोई ऐसे हो जाते हैं कि भूल ही नहीं पाते अपने किसी पिता की माता की मृत्यु। कैसे करोगे उनको दुख से बाहर लाने के लिए, फिर उनके दुख को दिशा दो, यार तुम अपने पिताजी के नाम से एक बड़ा सा प्रोजेक्ट शुरू कर दो, ताकि उनके नाम से लोगों को दान मिले, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तुम एक क्या चला दो, स्कूल चला दो और फ्री में वहां शिक्षा देने लगो। तुम एक हॉस्पिटल खोल दो, यदि तुम्हारे घर में कोई कैंसर से मर गया, रो मत, कैंसर हॉस्पिटल खोल दो। तो जो सुसाइड करने जा रहा था उसको आपने दिशा दे दी। इसको दर्शन में और सिखाते हैं, नशे से बाहर लाने का उपाय क्या होता है, उससे बड़ा नशा पकड़ा दो।
अदरवाइज आप नशे से बाहर नहीं ला सकते लोगों को समझा के। लोग इसीलिए थक जाते हैं, पी के आया उससे लड़ेंगे, भाई वो पिएगा, कहाँ जा चुका है वो, उसके अंदर उसके पूरे क्या हो चुके हैं, मतलब उसकी शरीर पर और उसके मन पर उसका क्या हो चुका है, प्रभाव जम चुका है। बाहर लाने के लिए बड़ा नशा दो। प्रेम में कोई डिप्रेशन में चला गया, इस एज के बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं, हर बार मेंस की क्लास में बोल के रखता हूं डिप्रेशन होगा, मुझसे मिलना, मरने मत चल देना मूर्खों करके। तो उनके प्रेम के तनाव को क्या करो, लड़के नहीं, डायरेक्शन चेंज करो। वक्त मत आए आपके साथ, सिखाने का एक तरीका रहता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, विकास की अवधारणा से शुरू होगा और फिर कहां से शुरू होगा, उसका सीखने से संबंध। अब विकास और वृद्धि में आप अंतर पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद विकास की अवधारणा में अलग अलग क्या होगा, स्टेप आएगा। तो जनरली कंफ्यूजन क्या शुरू हो जाएगा, हम एक कॉमन जानते हैं कौन सा स्टेप, शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था। अब इसके अंदर और स्टेप के अंदर स्टेप डाल देंगे तो हमको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, कैसे बाहर निकलें। तो पहले रास के सामान्य वर्गीकरण को दिमाग में बैठालना पड़ेगा कि शैशवावस्था यानी 0 से 5, उसके बाद जो किशोर बाल्यावस्था है यानी 5 से 10, फिर 5 से 11, जो भी होगा मैं लिखवाऊंगा बकायदे। फिर जब किशोरावस्था आएगा तो 12 से 18, 18 से 19 टीन एज आ गया। पर उसके अंदर में लोग परिवर्तन करेंगे। जब आप जीन प्याजे को पढ़ोगे तो जीन प्याजे 0 से 2 में क्या बोल देगा, शैशवावस्था नहीं बोलेगा, वो बोलेगा संवेदी संवेदी पेशी अवस्था, हिंदी में बोले तो सेंसस मोटर स्टेज बोलेगा। क्यों बोल देगा वो, तो फिर वो शैशवावस्था के अंदर एक और क्लासिफिकेशन ले आया अपने तरीके से। क्यों लाया, अब समझना। थोड़ा सा आज मैं भटक रहा हूं क्योंकि पहला दिन है, आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल आपके मेरे बीच क्या हो रही है, बातचीत। क्यों ला रहा है, क्योंकि वो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कह रहा है, नन्हे वैज्ञानिक कह के उनके पूरे एक्शन को वो देख रहा है और देख करके बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा फालतू बच्चा है। सामान्य तौर पे 0 से 2 वर्ष के बच्चे को आदमी बच्चा समझ के छोड़ देता है, तो बच्चा है, पर वो बच्चा सीख रहा है। कैसे सीख रहा है, वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से सीख रहा है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो सेंसस शब्द मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती है, हाथ पैर, तो हाथ पैर को भी वो चला रहा है। अब उसके बाद सीख क्या रहा है, तो गलती करके सीख रहा है। पहली गलती उससे हो रही है एसिमिलेशन की। आप बार बार जीन प्याजे को सिलेबस में आगे देखेंगे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ऐसे शब्द समझेंगे, और पूरा बीएड भी करके आ चुके हो। एसिमिलेशन का एक्यूरेट सेंस बताओ, आत्मसात हिंदी मीनिंग हुआ, उदाहरण से एक्यूरेट बताओ। हाँ, उदाहरण से, जैसे हम्म हम्म हाँ, ये एसिमिलेट करना, नया देखो समझना इसको। बच्चा हर चीज को उठा के मुंह में डालता है, जीन प्याजे यहां से शुरू किए थे। क्यों डालता है मुंह में, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ है ना, तो अपनी तरफ से उसके द्वारा पहली क्रिया क्या हुई है, दूध पीने की। दूध पिया है, मुंह से टच किया है मां के स्तन को, तो मुंह से खाने की चीज समझता है किसी भी चीज को, तो जो चीज उसको जमीन में देखेगी उसको खाएगा। तो बच्चे द्वारा किसी भी वस्तु को मुंह में उठाकर डालना, ये क्या प्रक्रिया है। आदमी जब तक व्यावहारिक उदाहरण से नहीं समझेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये एसिमिलेशन है कि नहीं है। क्यों एसिमिलेट कर रहा है, एसिमिलेट का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मसात करना, और वहां पे गलत एसिमिलेट हो रहा है। वो किसी भी चीज को क्या समझ ले रहा है, खाने की चीज। जैसे घोड़े को गधा या गधे को घोड़ा, तेंदुए को बाघ समझना या बाघ को तेंदुआ, ये एसिमिलेशन हुआ। तो जीन प्याजे कहां से बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, संज्ञान के बारे में, 0 से 2 वर्ष के बीच में। तो 0 से 2 वर्ष किसका एक उप विभाजन हो गया, जो हम सामान्य रूप से दिमाग में क्या बैठाल के चले हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है। तो देखिए अब यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। तो विकास की अवधारणा और उसका सीखने से संबंध, यानी शैशवावस्था में कैसे सीखेगा, बाल्यावस्था में कैसे सीखेगा, किशोरावस्था में कैसे सीखेगा, फिर उसका अलग अलग भेद करते जाएंगे लोग, तो इतना लंबा हो जाता है।
बच्चों के विकास के अलग अलग लोग सिद्धांत देंगे, कोई बोलेगा क्रमिक होता है, कोई बोलेगा सहसा होता है, किशोरावस्था में कुछ बोलेंगे छलांग मार के विकास होता है। अभी ऐसा कोटेशन बन जाएगा तो यही कोटेशन आएगा। एक और समस्या आती है ना इस तरह के पेपर में, क्या समस्या आती है कि कौन सा कोटेशन पढ़े, कौन सा कोटेशन रटे। एक बुक को आप उठाओगे 15 कोटेशन भर दिए रहेगा, पर ये हमको कब सेलेक्ट होता है कि कोई अद्भुत सी बात है वही कोटेशन में पूछी जाएगी। जैसे कोई बोलेगा कि किशोरावस्था आवेगों की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, थोड़ा अच्छे से बोल रहा है, किसने कहा है? हाल ने कहा है, तो वो कोटेशन आएगा। मैं आपके दिमाग में ऐसी चीजों को ही बैठा लूंगा। तो ये पहला सेक्शन हुआ। अब फिर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है, हेरिडिटी से क्या आता है और आसपास से क्या सीखता है। अब यहीं पर वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव है वही आगे चल करके दो लोगों के विचार से मिलेगा। दो लोगों से कौन कौन लोग आपस में टकराएंगे? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। क्यों आपस में टकराएंगे? क्योंकि जीन पियाजे संज्ञान को बालक पर केंद्रित करेगा, उसकी बुद्धि पर केंद्रित करेगा, लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलेगा? जितना उसके दिमाग का लेना देना है उतना किसका लेना देना है? वहां पर के वातावरण का भी लेना देना है। तो अब ये दो अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आएगा। तो दोनों पे पहले नोट्स बना के क्या करना रहेगा? पॉइंट वाइज उसको अध्ययन करना रहेगा। कितने लोगों ने ऐसा कुछ किया है नोट्स वगैरह बनाने का काम? कुछ लोग। जो नहीं किए हैं कल से हम स्टार्ट करेंगे। आप फीस दें ना दें आपकी प्रॉब्लम, एडमिशन लें ना लें आपकी प्रॉब्लम, अभी कुछ दिन रेगुलर आए, ठीक, ताकि आपके अंदर का मैं वो जो क्या जमी हुई है जंग काई, उसको मैं दूर कर देना चाहता हूं। बीएड बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बेहद, पर ना तो हम उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते, ना जिस समय हम पढ़ते रहते हैं उस समय हमारा मन रहता। अभी हमारा मन जागा है। क्यों जागा है? तो अधिगम के सिद्धांत में आपको पता होगा, प्रेरणा, उद्दीपन, है ना। कुत्ते के सामने पावलाओ ने क्या कर दिया भाई? खाने की प्लेट रख दी और घंटी बजा दिया, तो फिर कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तुम लोग ऐसा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, ठीक है, यानी उसको खाने की चीज से प्रेरणा मिली। आप लोगों को सबको क्यों प्रेरणा मिल रही? इतनी ज्यादा पढ़ने की, एकदम पानी गिर रहा था तो भी आ गए इतने सारे लोग। इसलिए नहीं कि तिवारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं। परीक्षा है, सर पढ़ाएंगे, ठीक से पढ़ाएंगे तो नौकरी मिलेगी। ये व्यवहारिक बात है, व्यवहारवादी उपागम। आपके अंदर अभी पढ़ने की सबसे तेज इच्छा है, तो इस पढ़ने की तेज इच्छा में आपको मैं जो जटिल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपका दिमाग उसको एक्टिव होकर के क्या करेगा? समझेगा। और फिर एडमिशन लो मत लो, आप जब परीक्षा हाल में जाओगे तो जो चार चार कठिन कठिन विकल्प दिखेंगे वो आपसे बनेंगे। तो अभी बज रहे हैं 6, 6:30 से इनकी एक और क्लास का समय है ना, तो आधे घंटे में इनको हिंदी का भी इनका डेमो ले लेता हूं। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जान रहे हैं, जिनको अलग अलग, आपने तारे जमीन पे पिक्चर कम से कम देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जरूर देख लेना, इकाई 3 पे रहने दो ना। उसके बाद एक ही लेक्चर में सब कुछ कर डालूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं केवल इस चीज की भूमिका बना रहा हूं कि कल से जो मैं पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा आपको परंपरागत शिक्षण से कुछ दिन डिफरेंट लगेगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? आपकी उंगलियों पे आ जाए। सीखने के आधारभूत तरीके, बच्चों की सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं संवेग। ये देखो कहां पे जाकर के लिख रहा है, जो मैं मूल प्रवृत्तियां शुरू में पढ़ाना चाहता हूं वो यहां पे कूद के आ रहा है सिलेबस में। तो जब आप मूल प्रवृत्ति को समझ लोगे, फिर उससे से रिलेट करके किसको समझोगे? संवेग को समझोगे, संज्ञान शब्द का सही अर्थ ले लोगे, तब जाके ये चैप्टर आएगा। फिर अभिप्रेरणा और सीखना, तो जो मूल प्रवृत्ति वाले हैं और जो संवेगात्मक व्यवहार वाले हैं, उनका कहना है कि जो कुछ बच्चा सीखता है या जो कुछ हम क्रियाएं करते हैं सब मूल प्रवृत्तियों के कारण करते हैं। भूख की मूल प्रवृत्ति है तो हम खाने की तरफ दौड़ते हैं, ऐसा है। पर जो अभिप्रेरणा वाले हैं वो बोलेंगे कि नहीं, हमारे कार्य के लिए मूल प्रवृत्तियों से ज्यादा प्रेरणा की जरूरत होती है। तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो ये यूनिट में पहुंचेंगे, तब क्या होगा? आपको ये यूनिट फास्ट समझ में आएगा, है ना। इसमें कहीं मैकडूगल का नाम नहीं है,
पर मैकडूगल ने जब मूल प्रवृत्ति बताई तभी तो फिर आगे चल के किसका जन्म हुआ, संवेग का जन्म हुआ। और जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बताइए 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 में कि 4 में? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, ना तो मैकडूगल का नाम लिखा, ना टर्मेन का लिखा, ना थार्नडाइक का। कहीं पर जीन पियाजे और वाइगोस्की का नाम आपको दिखेगा सिलेबस में। लेकिन जब पूछना शुरू करता है, सर्जनात्मक विद्यार्थी वह है, अब ये कॉमन सेंस से बनेगा, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में अतुल्य है ना, आएगा पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, तो कम से कम आप लेटरल थिंकिंग तो जाने। व्हाट इज लेटरल थिंकिंग, पार्श्व चिंतन किसको कहते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ ये ऑप्शन सही है। ये क्यों नहीं होगा आपके समझ में आएगा। अधिगम क्षमता नहीं, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, मानसिक विकलांगता क्या नहीं है। अब इसको क्यों आप बना रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों का आपने सिलेबस में पढ़ा है, बीएड में पढ़ा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक करना, ग्राफिक्स में मिस्टेक करना, तारे जमीन का जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? क्या शैक्षिक समितियों की, क्या विद्यालय प्रमुख की, क्या शिक्षक और पालक की, क्या छात्र की? शैक्षिक समिति। ए नहीं हो तो डी है, छात्र यदि बोल रही तो। अच्छा आप किस आधार पे बोल रही हैं? यदि हाँ, कौन बताएगा इसका आंसर? विद्यालय की। अब घर में भी सोचना, मैं हिंट बस दे रहा हूं, यानी छोटे से छोटा प्रश्न नहीं बनता है, ये गारंटी है यहां पे। मैं आपको केवल प्रश्नों की झलक दिखा रहा हूं। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका शैक्षणिक समिति, विद्यालय प्रमुख, एकेडमिक कमेटी, स्कूल हेड, टीचर एंड पेरेंट, स्टूडेंट। हाँ थोड़ा और सोचेंगे तो हो सकता है सी हो। छात्र की क्यों नहीं होती, जैसे मैडम बोल रही थी? छात्र तो संस्कृति सीखने वहां गया है ना। अभी तुम्हारे हवाले छोड़ दूं मैं क्लास को 15 मिनट के लिए, तुम ये हाल प्रस्तुत करोगे क्लास में कि दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलिए, आपको हर क्वेश्चन पे एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, समावेशी शिक्षा द्वारा क्या दूर कर सकते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो देखिए आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बनेगा। बुद्धि लब्धि, ये पूरी तरीके से कैसा क्वेश्चन है, ये मैथ्स पे डिपेंड है। आईक्यू आपको जानना है तो उसके लिए गणित है ना। तो मैं इन पे ज्यादा अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी चीज को पढ़ें, एक लास्ट, अब इसको बोर्ड पे ले आइएगा। हिंदी में भी मैं इनसे थोड़ी देर चर्चा करूंगा, बोर्ड वाले फॉर्मेट पे ले आते हैं, हिंदी में चर्चा करेंगे। हरीश सर इसको बोर्ड वाले फॉर्मेट पे लाओ। जब तक ये बोर्ड पे आए तब तक मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। फ्रायड ने 3 चीजें कही थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड यानी ईड ही रखा हिंदी में, ईगो को क्या रखा, अहम, और सुपर ईगो को क्या रखा, पर अहम। कौन बताएगा, चलो क्या होता है? बैठो बैठो, बैठ के बात करो, बोला। अच्छा आप अभी कौन से स्टेज में है, ईड में है कि ईगो में है कि सुपर ईगो में है? सुपर ईगो में है, ठीक। और कौन समझ गया? आप लोग में से कितने लोग मानते हैं कि आप लोग अभी सुपर ईगो के स्टेज में हैं? ये तो समझा रहे थे, सुपर ईगो को एक लाइन में समझाओ, क्या है सुपर ईगो, कैसे आप सुपर ईगो में हो, कंट्रोल कर सकते हैं आप, सुपर ईगो में है? देखिए एक लाइन में समझिएगा, है ना। अब तो बोर्ड आ गया मेरे हाथ में, अब आपकी हिंदी की परीक्षण करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको छोड़ेंगे। आपको जैसे किसको समझना है, ईड को। बच्चे को जो चाहिए लेके रहता है, जितनी बदमाशी करनी है करता है, किसी की बात नहीं मानता, ये हो गया ईड। सरल। खिलौना चाहिए लेगा, मारपीट के बाद लेगा। घर में आपके लिए जब आप छोटे बच्चे रहे होगे, सबका बर्थडे है, बर्थडे के दिन आपके लिए मम्मी खीर बनाई रही होगी, पूड़ी बनाई रही होगी, सब बनाई रही होगी, और आप नड्डा खाऊंगा बोले रहे होगे, ऐसा याद आ रहा होगा। या आप क्या खाऊंगा बोले रहे होगे, पिपरमेंट,
या चॉकलेट खाऊंगा, कुछ तो बोले रहे होगे। और उसके बाद मम्मी बोली होगी इतना सारा सामान बनाई हूं खा ले, नहीं माने होगे। उसके बाद रोए होगे, एक आध झापड़ भी मारी होगी मम्मी और 5 रुपया दी होगी, जा मर ऐसे करके, फिर दौड़ते भगे होगे और सब बना है घर में उसी को खाए होगे। यानी मुझे जो चाहिए मैं करूंगा, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक। ये है ईड। दूसरा होता है ईगो। ईगो का मतलब वहां पर आप बहुत ज्यादा अहंकार में मत जाना। हाँ, जान जाता है अपने को ऐसा है कि मेरे को ऐसा करने में रोका जा रहा है तो मैं रुक जाऊं वाला ईगो है। यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 5 साल से और बड़े हो गए, तो ऐसा नहीं है कि सुधर गए। चॉकलेट तब भी खाना चाहोगे, गलत सलत काम तब भी करना चाहोगे, पर कंट्रोल में आ जाओगे। इसलिए नहीं आओगे कि तुम बहुत बड़े क्या बन गए हो, समझदार। इसलिए कंट्रोल में आओगे कि मम्मी मार देती है, पापा मार देते हैं, लोग मेरे खसते हैं, तो तुम चॉकलेट खाने से अपने को रोक लोगे, मौका मिलेगा तो खा दोगे। यह है ईगो। और सुपर ईगो जब एकदम अच्छे हमारी एज में हो गए, या जिस एज में भी आप लोग हो, आपके पास पैसा है, अवसर है, तो भी आप क्या नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, तो आप सुपर ईगो में हैं। आपको पता है कि मीठा ज्यादा खाने से हेल्थ बिगड़ती है, तो आप क्या करोगे भाई, फिर अपने आप रुक जाओगे। इसको सुपर ईगो कहते हैं। पर फ्रायड यही खत्म नहीं हुआ था। चेतन, अचेतन, अर्ध चेतन जब हम जानेंगे तो वहां पर और अच्छे से आएगा कि मनुष्य को लगता तो है कि सुपर ईगो में मैं सुधर गया। समाजीकरण चैप्टर है एक, देखिएगा आप इसमें। समाजीकरण को मैं सोशियोलॉजी में भी पढ़ाता हूं, मेंस में, वहां पर भी फ्रायड आता है, और समाजीकरण यहाँ पर बच्चे वाले चैप्टर में भी है, वहां पर भी फ्रायड आएगा। हमारा पूरा समाजीकरण कभी नहीं होता। मतलब समाजीकरण का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति समाजीकृत कहलाता है जो समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की क्षमता रखता है, फंक्शनिंग मेंबर। आप समाज के प्रकार्यात्मक सदस्य कब हैं, एक होता है कार्य और एक होता है प्रकार्य। यहां पर ये शब्द बार बार आएंगे। कार्य का मतलब कुछ भी कार्य करना, जैसे आंख का कार्य क्या है, देखना, पर आंख का प्रकार्य क्या है, अच्छी चीजें देखना। हमको कार्य और प्रकार्य का गंभीर अंतर नहीं पता रहता। कान का कार्य क्या है, सुनना, और कान का प्रकार्य क्या है, फंक्शनिंग कब है, अच्छी चीजें सुने। कोई गाली दे रहा है तो हट जाओ, ज्यादा गाना लगा के मत सुनो, यहां भी होगा वहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा क्या, माड़ी भर चिखला, क्यों, बरसात आ गया है। तो ऐसा लन फन सुनने के लिए कान नहीं बना है। तो कान का प्रकार्य अच्छी चीजें सुनना। तो हम समाजीकृत कब कहलाएंगे, जब हम समाज के फंक्शनिंग मेंबर बन जाएंगे। पर कोई व्यक्ति जीवन भर नहीं बनता समाज का फंक्शनिंग मेंबर, हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर बचा रह जाता है। आदमी अपने आप को बहुत ईमानदार कहता है, पर कई बार वो ईमानदार इसलिए रहता है क्योंकि उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलते रहता। वक्त आने पे हर कोई बेईमानी कर देते हैं, वक्त आने पे हर कोई उपदेश अच्छे अच्छे देते हैं, पर साइड में देखोगे तो जाके वो सिगरेट पीते नजर आ जाते हैं। तो तुम्हारा कभी भी पूरा समाजीकरण नहीं होता। वक्त आने पे हर कोई बोलता है खाना उतना ही अच्छा है जितना पेट के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, जीभ के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। भोजन का संबंध किससे है, शुरुआत में जीभ से है, खाने में जो अच्छा लगता है वही हम खाते हैं, लेकिन नहीं, जीभ से नहीं है। भोजन का संबंध किससे है, स्वास्थ्य से। जीभ को जो अच्छा लगे वो अच्छा खाना नहीं, जिससे शरीर हेल्दी बने वो अच्छा खाना। पर जैसे ही मौका मिलता है हम सारी ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। अभी वीडियो में भी मैं बता रहा था कि अचानक क्या होता है, बफे पार्टी होती है, एक से एक लोग पहुंचे रहते हैं कोट टाई लगा के, लेकिन आइसक्रीम की दुकान के सामने, आइसक्रीम के स्टॉल के सामने सब खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। जो कभी अपनी श्रीमती जी की सेवा नहीं किया है, घर में कुछ ले जाके नहीं खिलाया है, बफे पार्टी में प्लेट भर भर के खिलाने दौड़ता है, उसके अंदर का असामाजिकृत व्यवहार बाहर आ जाता है। सबको शादी की पार्टी याद आ रही है कि नहीं आ रही है। इसीलिए फ्रायड कहता है कि हम तैरते हुए हिमखंड के जैसे हैं। टाइटेनिक टकरा गया था जाकर के हिमखंड से, क्यों टकराया था, इतना बड़ा जहाज नहीं दिखा। हिमखंड की सबसे अद्भुत बात क्या रहती है, जितना दिखता है उससे ज्यादा छुपा हुआ रहता है। तो हमारा सबका व्यक्तित्व भी वैसी है, जितना दिखता है उससे ज्यादा छुपा के रखते हैं। असली चेहरा नहीं, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हम एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने आप को समाजीकृत दिखाने के, पर हम पूरी तरह से क्या नहीं रहते, समाजीकृत नहीं रहते। तो आज के लेक्चर को रोकते हैं यहीं पर। अब मैं आपसे एक और आपका छोटा सा मैं टेस्ट ले लेता हूं हिंदी का, फिर उसके बाद ये निर्धारित हो जाएगा कि आपकी हिंदी की क्लास को
किस तरीके से संचालित किया जाए। अब पेन कापी खोलिए। इतना देर तक मैं बोला, अब आपके कुछ करने की बारी है। आपके में पहला ही चैप्टर लिखा है वर्णमाला और वर्तनी, ठीक, और फिर एक शब्द लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आपको मैं 5 से 6 प्रश्न देता हूं, बनाइए। बढ़िया। पहला लिखिएगा, इतना लेक्चर सुनने के बाद यदि आपको हो रही होगी मरने की इच्छा, नहीं होगी तो मरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑनलाइन वाले भी टाइप कर सकते हैं। क्या शुरू कर दिया हमने अब? हिंदी। दूसरा, इसी का विलोम शब्द हो जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। यदि मरने की इच्छा नहीं है तो जीने की भी इच्छा तो होगी ना, तो दूसरा लिखिएगा जीने की इच्छा। तीसरा प्रश्न वर्णमाला से ले लेते हैं। शब्दकोश में, ऑब्जेक्टिव भी दे देता हूं क्योंकि आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव जैसा है। शब्दकोश में, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। शब्दकोश में छ, छतरी वाला छ, छ का स्थान किस वर्ण के बाद है? ऑप्शन भी लिख लीजिएगा। ए ह, छ, डी, ज्ञ। चौथा, ज्ञ किन दो वर्णों के मेल से बना है या संयोग से बना है? ये संयुक्त व्यंजन है। ए ग प्लस य, बी ज प्लस इया, सी ज प्लस इया, डी ग प्लस य। ये 4 विकल्प हो गए, ठीक है। ये 4 प्रश्न है, सरल से हैं ऐसा लग रहा है। देखिए बना के। एक आध प्रश्न वर्तनी की शुद्धि से देते हैं। 5वां प्रश्न, वर्तनी यानी स्पेलिंग करेक्ट, लिखने का तरीका करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कौन सा शब्द सही लिखा है? एक शब्द सही है और बाकी में क्या है? गलती है। आपको पहचानना है कौन सा शब्द सही लिखा है। ए संग्रहित, बी मिष्टान्न, सी श्रृंगार, डी मूर्छा। 5 हुआ। 6वां, जगह बच गया। संधि भी आपके कोर्स में है, मैं अपना एक फेवरेट शब्द दे देता हूं। परीक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद है ए परधन इच्छा, बी परिधन इच्छा, सी परधन इच्छा, डी परिधन इच्छा। 7वां, एक आखिरी प्रश्न, हंसजा का अर्थ है, समानार्थी भी आपके कोर्स में है। ए लक्ष्मी,
बी यमुना, सी सरस्वती, डी पार्वती। चलिए बनाते चलिए, ठीक, फास्ट। यूट्यूब में जो देख रहे हैं लाइव, हाँ, उनको सूचना भी दे रहे हैं कि कल से टीचर भर्ती की सभी क्लासेस इसी समय पे यूट्यूब लाइव रहेगी। 5 से ये क्लासेस चलेंगी लगभग 8 बजे तक। बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा, ठीक है। पहला लेक्चर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी पे रहेगा, दूसरा लेक्चर आपका हिंदी पे रहेगा और तीसरा लेक्चर आपका ज्योग्राफी पे रहेगा। तो ये 3 लेक्चर आपका पर डे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम वापस आते हैं। यूट्यूब पे जितने लोग लाइव हैं वो कमेंट करके आंसर बताइए ताकि आपको समझ में आए कि आपकी हिंदी का ज्ञान कितना मजबूत है। चलिएगा, मैं आपसे पूछ के शुरू करता हूं। जो क्लास में बैठे हैं हाथ उठाइएगा पहले। मरने की इच्छा 1 2 3 4 5। वेरी गुड। क्या होता है, आंसर दीजिए। मुमुक्षा? नहीं भाई, हाथ उठाए तो भी गलत करते हो। मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा होता है। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी आपकी कमजोर है, मैं धीरे धीरे जानूंगा कितनी कमजोर है अभी और पता चलेगा। और अपनी कमियों को स्वीकार करना ये शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम है। ये क्वेश्चन भी आया है, बालक को त्रुटि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेगा, त्रुटि करेगा तभी तो सीखेगा। थार्नडाइक का सिद्धांत ये ट्राई एंड एरर मेथड, पहुंचेंगे हम वहां तक। जीने की इच्छा, जिजीविसा कैसे लिखते हैं? ज में पहले छोटाई, फिर ज में बड़ाई, फिर व में छोटाई, फिर षटकोण कसा। मतलब सही लिखना भी मायने रखता है। जिजीविसा इसका मतलब हो गया जीने की इच्छा। चलो भाई, ये आपसे कुछ से बना कुछ से नहीं बना। अब तो ऑप्शन है, जरूर बनना चाहिए। शब्दकोश में छतरी वाला छ का स्थान किस वर्ण के बाद है? हाथ उठाते चलिएगा। कितने लोगों के अनुसार है ए, ह के बाद? 1 2 3 लोग। ज्योति नाम है ना आपका? 3 लोग ह बता रहे हैं। कितने लोगों का अनुसार बी है, क के बाद? 4 5 लोग क के बाद बता रहे हैं। क के बाद तो खा आता है ना? नहीं आता। कितने लोगों का अनुसार छ है, छतरी, छतरी वाला, उसके बाद ये भी आएगा। अच्छा, और कितने लोगों के बाद, कितने लोगों के अनुसार ज्ञ के बाद है? अच्छा, बाकी लोग तो हाथ नहीं उठाए, दर्द दे रहा है। कितने लोगों को नहीं मालूम? अच्छा ठीक। और कितने लोग जिंदा हैं? तब भी हाथ नहीं उठा रहे हो, राक्षस हो तुम लोग सब, ठीक है। उत्तर आएगा क। कुछ लोग, जो 3 4 लोग हाथ उठाए हैं, मान के चलो मेरे से हिंदी या कहीं न कहीं ढंग से हिंदी पढ़ें। बच्चों को पढ़ाते समय ऐसा रटवाते हैं क ख ग घ अंगा, लेकिन क के बाद डिक्शनरी खरीदोगे, शब्दकोश, छ आएगा। क्यों आएगा छ? क्योंकि छ कैसा व्यंजन है प्यारे बच्चों? छ कैसा व्यंजन है? संयुक्त। वो किस किस के मिलने से बनता है? क और स, क और षटकोण का स। इसीलिए छतरी की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? के एस एच। ये के फार क आधा और एस एच षटकोण का सा। ये भी गड़बड़ है। ज्ञ किन 2 वर्णों के मेल से बना है? ज्ञानी वाला ज्ञ। ए कितने लोगों के अनुसार है? ज धन य। बी ज धन इया, अधिकांश लोग। सी ज धन इया में हलंत, आप लगा दी। डी ग धन य। तो इसमें कुछ लोग ज्यादा सही रह गए। वास्तव में ये ज्ञ है, हम इसको ज्ञ बोलने लगे, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी। ज और इया के मिलने से बना। तो कुछ की हिंदी यहां पर ठीक है। चलो, यहां से मुझको और क्लियर होगा कि मुझको कितनी गंभीरता और कितनी स्लो गति से पढ़ाना है। वर्तनीय ने करेक्ट स्पेलिंग, कितने लोगों के अनुसार ए सही लिखा गया है? अच्छा, कितने लोगों के अनुसार बी सही लिखा गया है? एक जने के अनुसार। कितने लोगों के अनुसार सी सही लिखा गया है? अधिकांश लोगों के अनुसार।
अच्छी बात है। इससे मुझको ये समझ में आ रहा है कि कोई मेरे से ठीक से नहीं पढ़ा है हिंदी। जितने लोग बैठे हो, कितने लोगों सर डी सही लिखा गया है? एक। हाँ, मतलब हिंदी की क्लास भी मुझको नेक टू नेक कल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आप भी कृपा करके हिंदी की क्लास जरूर अटेंड करें। देखिए, संग्रह यहां तक तो ठीक है, पर जब संग्रह से संग्रहित बनता है तो नीचे का जो रेफ है वो ऐसा चेंज होता है, और हम जीवन भर गलत लिखते हैं। संग्रहित कोई नहीं लिखता, संग्रहित लिखते रहता है। अब आप इसके लिए 10 बुक उठा के देख लेना, हिंदी में तो मैं गारंटी से बात करता हूं। कौन सी बुक फॉलो करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी खरीदना कुछ नहीं। मिष्टान्न, ज्यादातर लोग अपने दुकान में, ये सही है आंसर, मिष्ठान्न भंडार लिखते हैं, तो इसमें ठ आता है, ये गलत है। या तो आप संस्कृत बोलना चाहते हैं तो मिष्टी से बनता है मिष्टान्न, या आप बहुत बड़े हिंदी के जानकार हैं तो अपने दुकान में लिखो मिठाई की दुकान। पर आप हिंदी और संस्कृत दोनों को एक साथ मिला के मिक्स वेज बना देते हो और बोर्ड टांग देते हो मिष्टान्न भंडार। नहीं, क्या टांग देते हो? मिष्ठान्न। लिखना चाहिए ट, पर अब लड़ने मत चल देना, कोई नहीं मानेगा। पेपर आता है नई दुनिया, ये लिखा है, नहीं है ये नई भी गलत नहीं है, इसका उपयोग छत्तीसगढ़ी ज्यादा होता है, नई जानो में। ये नया वाले से नई बनी है, नया, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नई। क्लियर है एकदम सबको? तो अब देखो, श्रृंगार, इसमें तो और पसीना निकल जाता है। श्र, ये सही है, लेकिन जब उसमें ऋषि का री लगता है तो नीचे वाली डंडी घूमती है, श्रृंगार। ऐसा श्रृंगार, श्रृंखला, यानी पेन कापी नोट्स सब कल से लेके आओगे। कौन सी क्लास में लेके आओगे भैया? पहले लेक्चर में एक कॉपी लेके आओ, दूसरे लेक्चर में कॉपी नंबर 2 लेके आओ, ठीक। अब मूर्छा, ये तो आपके समझे में नहीं आ रहा होगा, इसमें बीच में च आता है, मूर्छा। क्यों आता है? च छ जा झाइया, छतरी का छ अपने आगे चरखे के च को संधि में लाता है। आधन छादन, आच्छादन होता है। परिधन छेद, परिच्छेद होता है। च छ का पार्टनरशिप है, यानी वर्णमाला को ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपका डेमो देखकर खुश हुआ कि आप लोगों की भी हिंदी वैसी है जैसे बाकी लोगों की भी रहती है, तो मुझको पढ़ाने के टेक्निक में बिल्कुल जीरो लेवल अपनाना पड़ता है। इस बैच में भी अपनाऊंगा, और अभी मैं ही स्टार्ट करूंगा, ठीक। जरूरत पड़ेगी तो हेम सर भी रहेंगे, मना नहीं है, दोनों लगभग एक जैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक। अब इस प्रश्न पे आइए, परीक्षा का संधि विच्छेद कितने लोगों के अनुसार ए है? बताइए मैडम, क्या होगा? ए बी सी डी? बी होगा। पहले वोटिंग करा लेते हैं, कितने लोगों के अनुसार ए है? कोई नहीं। कितने लोगों के अनुसार बी है? वेरी गुड, अधिकांश लोगों ने बी लगा दिया। अब 2-4 बच गए, उनसे पूछना नहीं है, उनको बधाई दे देना है यदि वो सही लगाएंगे। राक्षसों और नहीं, क्या बोलना चाहिए शुद्ध हिंदी में, निशाचरों और निशाचरियों, ठीक है। जो रात को घूमेगा वो निशाचर। तो पहले लड़के ज्यादा घूमते थे, अब आजकल लड़कियां भी 11-12 बजे तक घूमती हैं। तो दुष्ट और दुष्टा, दुष्ट का स्त्रीलिंग दुष्टा, ठीक। भिखारी का स्त्रीलिंग भिखारिन की भिखारिनी, भिखारिन। और अनाथ का स्त्रीलिंग अनाथी नहीं होता, अनाथा। दुष्ट का दुष्टा। भगवान का स्त्रीलिंग, भगवानी लिख के मत आ जाना, भगवती, ठीक। तो अब देखो दोस्तों, यहां पर छत्री वाला छ है, और ये तो छतरी वाला छ है। आंख बंद करके परीक्षा हाल में नहीं जाना है। 60 नंबर पेडागोजी और किसमें है? हिंदी में है। कल से अवेयर हो जाना है। जितने लोग यूट्यूब लाइव में हो भैया, तुम लोग भी कल से अवेयर हो जाओ। 7 दिन की यात्रा आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब डी, ये सही है, परिधान इच्छा, छोटा ई और बड़ी मिलकर बड़ी बनाएंगे, और दोनों इच्छा
लिखने में कोई गलती नहीं है, ये भी इच्छा करेक्ट है, ये भी इच्छा करेक्ट है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है भाई। ये पहली वाली इच्छा का मतलब होता है सामान्य इच्छा, चाय पीने की इच्छा हो रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है। ये वाली इच्छा का मतलब होता है विजन, परीक्षा, समीक्षा। इसमें छत्री वाला छा आता है, इसमें भी आप गड़बड़ कर दिए। हंसजा का अर्थ है, कितने लोगों के अनुसार ए आएगा? मैडम बहुत जल्दी हाथ उठाइए, क्या होगा बताइए बताइए। सी सरस्वती। मुझको पता था जो सबसे जल्दी आंसर हाथ उठाता है अक्सर गलत हो जाता है। चलो आप गलत हो कि सही हो मैं नहीं जानता, हो सकता है आप सही हो, वोटिंग कराते हैं, ठीक। आपके और बाकी साथी क्या कहते हैं? कितने लोगों के अनुसार हंसजा का अर्थ लक्ष्मी होता है? ए, वोटिंग करो। एक ने, दो ने लगा दिया, ठीक। कितने लोगों के अनुसार बी यमुना होता है? एक दो इसमें भी आ गए, तीन लोग आ गए। कितने लोगों के अनुसार सी सरस्वती होता है? लोग डर गए, लेकिन कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों के अनुसार डी पार्वती होता है? कुल मिला के यहां पर भी गड़बड़ घोटाला है। देखो बच्चों, ज मतलब जन्म लेना, ज यानी जन्म लेना। जिसका जल से जन्म हुआ, जलज, कमल और कई चीजें। जिसका नीर से जन्म हुआ, नीरज, ऐसा पुरलिंग में। जिसका मेरे से जन्म हुआ, आत्म यानी मैं, आत्मज, मेरा बेटा। और इसी का जा, जिसका मुझसे जन्म हुआ वो मेरी आत्मजा, बेटी। अब कुछ शब्दों पे आइए, हिंदी की क्लास में तो लाइन से पढ़ते हैं। हंस का मतलब उड़ने वाला हंस, पक्षी। हंस का मतलब सूर्य, और हंस का मतलब आत्मा, है ना। चलो चलो हंसा अमर लोग जाइबो, यहां हमार संगी कोनो नहीं हैगा, मतलब आत्मा को बोल रहे हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब बच्चे का जन्म हुआ तो माता कहे या पुत्र हमारा, नारी कहे नर मेरा, भाई कहे या भुजा हमारी, बहन कहे वीर मेरा। और जब व्यक्ति मर गया तो पेट पकड़कर माता रोवे, भात पकड़कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। कौन अकेला चला गया? हंस यानी आत्मा। परम हंस, जिसकी आत्मा परमात्मा को जानती है वो परम हंस है, रामकृष्ण परमहंस। हंस यानी आत्मा, हंस यानी हंस पक्षी, और हंस यानी सूर्य। जैसे आत्मा उज्जवल है, प्रकाशवान है, हंस पक्षी उज्जवल है, प्रकाशवान है, वैसी सूर्य भी उज्जवल है, प्रकाशवान है। तो जो मेरी बेटी वो आत्मजा, और जो हंस की बेटी वो हंसजा। तो सूर्य की बेटी यमुना नदी को कहते हैं। इस क्लास में आप नहीं समझोगे, कल मैं डिसाइड करूंगा कि कहानी से हिंदी की क्लास शुरू करूं कि वर्णमाला से। यम, अर्क यानी सूर्य, हंस यानी सूर्य। सूर्य की एक बेटी यमुना और सूर्य का एक बेटा यम, यम और यमी। सूर्य का एक बेटा सुग्रीव, सूर्य का एक बेटा शनिदेव, सूर्य के दो बेटे अश्वनी कुमार। रटोगे तो पागल हो जाओगे, बस 2 मिनट में क्लास बंद कर रहा हूं। कैसे दो बेटे अश्वनी कुमार हुए? उन्हीं को डॉक्टरों का देवता कहते हैं, वो तुम्हारे भी देवता हैं। सुबह का सूरज एक अश्वनी कुमार, शाम का सूरज दूसरा अश्वनी कुमार, दोनों सूर्य के बेटे हैं। मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, देवताओं के और अपने असली डॉक्टर से मिलो, तो फिर दवा वाले डॉक्टर से बचे रहोगे। सुबह देर तक सोओगे, रात को देर तक जागोगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सूर्य का एक बेटा कर्ण, और इंद्र का बेटा अर्जुन। कर्ण को अर्जुन ने मारा। सूर्य का बेटा सुग्रीव, इंद्र का बेटा बाली। सुग्रीव के कारण बाली मारा गया। क्यों? ये कहां से इंद्र के बेटे हो गए? एक तो बंदर है बता रहे हो सुग्रीव, वो सूर्य का बेटा कैसे हो गया? तो न तो सूर्य एक इंसान के रूप में आएगा कभी, ना इंद्र कभी आएगा। कॉन्सेप्ट को जानना पड़ता है हिंदी और पुराणों को जानने के लिए। सूर्य और इंद्र में घोर कंपटीशन। इंद्र जो जादू खेलता है वो इंद्रजाल है। इंद्रजाल यानी जादू होता है। बचपन में इंद्रजाल का मिक्स पढ़े होगे। कैसे जादू खेलता है इंद्र?
अभी फुल फॉर्म में सूर्य है, चारों तरफ रोशनी, और अचानक से बादल, पानी, आंधी, तूफान, बिजली चमकने लगी। किसका इंद्रजाल शुरू हो गया? इंद्र का। सूर्य रोशनी का देवता और इंद्र पानी, बिजली, बारिश का देवता। दोनों में कंपटीशन, या तो सूर्य जीतता है या तो इंद्र। जब सूर्य फुल फॉर्म में, इंद्र गायब। जब इंद्र फुल फॉर्म में, सूर्य गायब। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? अब इसीलिए सूर्य और इंद्र को कंपिटिटर माने। तो पहले रामायण हुआ है, रामायण काल है। रामायण काल में सूर्य का बेटा जीता। कौन जीता? सुग्रीव। किसका बेटा हारा? इंद्र का बेटा हारा। कौन हारा? बाली। महाभारत काल में बैलेंस कर दिए। सूर्य का बेटा हारा। कौन हारा? कर्ण। और इंद्र का बेटा जीता। कौन जीता? अर्जुन। जैसे सूर्य के बेटे को छल से मारा गया, भगवान राम ने आखिर छल का सहारा लिया। हते मोहि व्याध की नाई। बाली बोला था ना, मुझे शिकारी की तरह छुप कर मारे हो राम। तो राम ने कहा था, वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। कि तुमने तो वरदान लिया है ना कि तुम्हारे सामने जो आएगा उसकी आधी ताकत तुम ले लोगे बाली, इसलिए मैंने तुमको आड़ से मारा। स्टोरी पूरा नहीं सुना रहा हूं। तो जैसे बाली को मारा गया, एग्जैक्ट वैसी रथ का चक्का बदलते हुए किसको मारा गया? कर्ण को। तो इसीलिए कर्ण सूर्य पुत्र है, अर्जुन इंद्र पुत्र है, सुग्रीव सूर्य पुत्र है, बाली इंद्र पुत्र है। तो हिंदी दो टॉपिक से शुरू हो सकता है, या तो वर्णमाला से या शब्दावली पर्यायवाची से। तो अब हम YouTube क्लास को अभी रोकते हैं आधे घंटे के लिए, और नेक्स्ट मतलब आधे घंटे के लिए नहीं, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद कौन सी क्लास शुरू हो जाएगी? ज्योग्राफी की। और मैं 15 मिनट आपसे अनौपचारिक चर्चा कर लेता हूं। ये सारी चीजों को रोक दीजिए। कल भी क्लास जारी रहेगी। राइट कितने बजे शुरू हो जाएगी? 5 बजे, YouTube में भी और यहां भी।